Hi guys, good morning once again. So let's continue with the same topic of solutions. Let's see now. So what all are we going to do today? We are going to study what do you mean by the term vapor pressure. We are going to study what do you mean by the term colligative property, ideal solutions, non-ideal solutions. Raoult's law is a special case of Henry's law. We are going to see the graph of ideal solution, which is very important. We are going to see what do you mean by the term volatile and non-volatile solutes. We are going to read a bit about relative lowering in Vp, elevation in Bp, depression in Fp, and osmotic pressure. What is Vp? That is vapor pressure. Bp is boiling point, Fp is freezing point, and osmotic pressure is osmosis. Anyway, now let's talk one by one about this particular topic. So when I'm talking about the word vapor pressure, what do you mean by the word vapor pressure? Pressure exerted by the vapors of a solvent will be known as what? Vapor pressure. Understand? Pressure exerted by the vapors of a solvent will be known as vapor pressure. Let's take these two cases. There is this two beaker, okay? In these two beakers, there is this particular से पार्टिकल्स, ये ऊपर का सरफेस है इनका, और ऐसे हजारों करोड़ों अरबों बिलियंस एंड उसके अंदर कुछ क्वांटिटी है मैटर की जो भी यहाँ पे एक सॉल्वेंट प्रेजेंट है. यहाँ पर भी बाय द वे अच्छा यहाँ का बाद में बनाता हूँ ना. ये है मेरे पास में प्योर सॉल्वेंट. तो प्योर सॉल्वेंट को आमतौर पे हम लोग किसे शो करते हैं? दैट इज ए से. तो इसका जो वेपर प्रेशर लग रहा होगा, इसका कुछ तो प्रेशर होगा जो वॉल्स पे लगा रहा होगा. सो इसका जो प्रेशर है दैट इज PA और P डिग्री A. P डिग्री A का मतलब प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट. सो प्योर सॉल्वेंट इज गोइंग टू अप्लाई सम प्रेशर आउटसाइड, राइट? बट नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम. अब मैंने गाइज इसके सॉल्वेंट के अंदर मैंने कुछ मटेरियल डाल दिया, मैंने कोई सॉल्यूट ऐड अप कर दिया. जब मैं इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर मैं कुछ सॉल्यूट ऐड करूंगा तो नाउ दो सॉल्यूट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. या तो वो सॉल्यूट खुद का वेपर प्रेशर भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, या हो सकता है वो सॉल्यूट एकदम पत्थर की तरह कोई वेपर प्रेशर दे ही नहीं रहा. नाउ दोज पर्टिकुलर सब्सटेंसेस व्हिच आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट because they themselves are very volatile, so they are also going to contribute towards the vapor pressure of this will be known as volatile solutes. What do you mean by non-volatile solutes? Which are not going to contribute their own vapor pressure to this. इसका another simple example can be, आप लोग घर के अंदर जब भी जाते हो ना, आप लोग हमेशा चिड़चिड़ करते रहते हो, मॉम एंड डैड से ढंग से बात नहीं करते हो. दैट्स जस्ट एन assumption. मैं सोच रहा हूँ कि आप ऐसा करते होगे, माइट भी ऐसा नहीं करते होगे. नाउ हैव यू एवर अंडरस्टूड दैट आपकी जो मॉम है और जो डैड हैं उनको भी तो कुछ खुद को प्रॉब्लम्स हैं वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. आपने भी अपना चिड़चिड़ वाला पार्ट उनको देना चालू कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट. टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. बट नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. नाउ सी दिस पार्ट. सपोज कर लो आपने अपना काम नॉर्मली करना चालू कर दिया और आप बिल्कुल चिड़चिड़ नहीं कर रहे हो, उनकी बात सुन रहे हो. उनका जो वेपर प्रेशर है वो तो अभी भी उतना ही है, बट बिकॉज आप उनके अंदर आ चुके हो एंड दैट्स द रीजन व्हाई उनका वेपर प्रेशर धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा. लेट्स अंडरस्टैंड दिस हाउ. जब मैंने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला, जब वो इसके अंदर मिक्स हुआ तो उसने भी कुछ सरफेस पर कुछ जगह घेरना चालू कर दिया. Now all these small particles are my say suppose solute. तो ये जितने भी मेरे जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये है मेरे पास में नॉन वोलेटाइल solute. अब non-volatile solute are those solute which are not going to contribute to the vapor pressure of this particular solvent. अब ढंग से देखो फिगर में हुआ क्या. यहाँ पर ये पूरा का पूरा वेपर प्रेशर इसकी वजह से भी था, इसकी वजह से भी था, इसकी वजह से भी था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. यहाँ पर ये केवल इसके वजह से है,
इसके वजह से है, इसके 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 और इसके। तो क्या लगता है वेपर प्रेशर इसमें कम होगा इससे या ज्यादा होगा इससे? कॉमन सेंस, सर इसका वेपर प्रेशर इससे कम होगा। Why? Because the surface is now being occupied by non-volatile solute also, and which is not contributing anything to the part of vapor pressure, and that's the reason why. That means that यदि आप कुछ भी नहीं करते हो बट आप यदि चुपचाप अपने पेरेंट्स की बात सुनते रहते हो, in that case the pressure or the vapor pressure of this particular part is going to decrease down. बट ऑन द अदर हैंड आप भी बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हो, चिड़चिड़ कर रहे हो, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम, दोनों ऐड अप हो जाएंगे। गॉट दिस? नाउ सो सच काइंड ऑफ सॉल्यूट्स आर नोन एज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स व्हिच आर नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट, एंड सच काइंड ऑफ सॉल्यूट्स विल बी नोन एज वोलेटाइल सॉल्यूट्स। एनीवे, इस वाले केस में तो ये प्योर सॉल्वेंट था, बट जनरली ओके। सो वेपर प्रेशर तो हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वेपर प्रेशर? द प्रेशर exerted by the solvent particles will be known as vapor pressure. When I am going to add a non-volatile solute to a pure solvent, vapor pressure is always going to go decreased or it is going to lower down. Fine. Vapor pressure कम हो जाएगा। अब बात करते हैं the next वाले part की, which is known as colligative properties. So what exactly do you mean by the term colligative properties? Colligative properties are those properties which only depends on what? The solute particles present in the solvent. Colligative property only depends on the number of solute particles present in the solvent, and it does not depend upon the nature of the solute. It does not depend upon the nature of the solvent. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो केवल सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं कि क्या वो चीज ज्यादा होगी, कम होगी, क्या होगी, उस पर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी, देज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सर समझ में नहीं आया? लेट्स अंडरस्टैंड। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फर्स्ट ऑफ ऑल कुल मिला के 1 2 3 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड दीज आर फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नाउ गाइज ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई स्टूडेंट्स लोगेंगे सर ये तो बहुत बेसिक है। बिलीव मी, जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये चैप्टर बहुत बेसिक है उसका मतलब उनको चैप्टर आता ही नहीं है। द चैप्टर इज नॉट एट ऑल बेसिक। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट वर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिलेटिव? जैसे उस दिन मैं किसी आई थिंक 2 or 3 days or 4 days or God knows कितने days before I was talking to one of the student of mine, okay, generally. So ये मैं मजाक उड़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, but I'm just saying how people actually believe what they were not supposed to believe. So I was just asking him, we're just having a friendly chat. He said, sir, there is this novel coronavirus which is getting spread and this and that and blah. And sir, मालूम है सर आपको ऐसे घर के बाहर आपको ऐसे नहीं घूमना चाहिए, you should be applying. And I said, of course, absolutely true, I should be. But then I asked that, okay, fine, can you please tell me what is this novel coronavirus? So let's start word by word. What do you mean by novel? सर उसका नाम है। What do you mean by coronavirus? वो भी उसका नाम है। मैंने कहा okay. And then I said, okay, fine, I need to go, so I'll move on. Now I'm not making fun of him, but incomplete information is completely bad, knowledge gain. वो एग्जाम में हेल्प नहीं करने वाला। नोवेल कोरोना वायरस जिसके बारे में आप लोग बात करते रहते हो, नोवेल मीन्स न्यू। कोरोना वायरस इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट एक्चुअली अ वायरस, इट्स अ फैमिली ऑफ वायरस। उनमें से हमें एक स्ट्रेन, एक पार्ट ऐसा मिला है, एक ऐसी कोडिंग मिली है जो हमने इसके पहले आज तक नहीं देखी है। नोवेल, दैट्स ऑल। नोवेल मीन्स न्यू, ध्यान रखना। सो द पार्ट इज दैट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड रिलेटिव, अब किसी बच्चे से पूछ लेना जिसने भी बोला कि उसको आता है, तो उसे पूछना व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वर्ड रिलेटिव? रिलेटिव मतलब उसकी सास, बहू, भाई, बहन नहीं। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब हो गया किससे कंपेयर कर रहे हो। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब आप प्योर सॉल्वेंट से इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। किसका? जब आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर डाला हुआ है। सो अंडरस्टैंड, रिलेटिव लोअरिंग का मतलब होगा एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज गोइंग टू लेसर डाउन द वेपर प्रेशर।
नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब भी कभी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी भी उसमें सॉल्वेंट के अंदर जाएगा, सो इट इज गोइंग टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर एंड दैट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर. ओके, नेक्स्ट पर आते हैं, द वर्ड elevation in the boiling point. Now what exactly do you mean by the word elevation in the boiling point? ये तो हो गया relative lowering in BP. Now what do you mean by elevation in boiling point? जब भी आप कभी भी किसी non volatile solute को आप ऐड कर देते हो प्योर सॉल्वेंट के अंदर, ना हुआ क्या है, अभी आपका वेपर प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है. नाउ गाइस ट्रस्ट मी, बेसिकली कई लोगों को ये भी नहीं मालूम होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एवेपोरेशन ऑन बॉइलिंग. जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हो, रिमेंबर बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होगा दैट द वेपर प्रेशर ऑफ योर लिक्विड शुड बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब दोनों के दोनों प्रेशर इक्वल हो जाते हैं तब चीजें फ्यूम या बॉयल करना स्टार्ट करते हैं. अब प्रॉब्लम ये है बॉइलिंग पॉइंट के लिए वेपर प्रेशर, अभी आपने बोला द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड और द प्योर सॉल्वेंट शुड बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दोनों चीजें बॉयल करना चालू कर देंगे. बट यहां पर वेपर प्रेशर क्या हो गया है, कम. इसका मतलब है मुझे अभी इस प्रेशर को इसके बराबर लाने के लिए और हीट देना पड़ेगा ताकि और काइनेटिक एनर्जी जाएगी और पार्टिकल्स वॉलेटाइल होंगे, एंड दैट्स द रीजन व्हाई एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट. सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ऐड अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू अ प्योर सॉल्वेंट, देन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, बढ़ना चालू हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, depression in the freezing point. What do you mean by the word depression in the freezing point? जो freezing point होता है किसी भी चीज का, now once again freezing point same boiling point का opposite. अभी यदि आपका वेपर प्रेशर ऑलरेडी कम हो गया है तो इसका मतलब है जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मान लो पहले आपका 0 डिग्री था, अब वो फ्रीजिंग पॉइंट और क्या होगा, और कम हो जाएगा. डिप्रेशन, क्योंकि वेपर प्रेशर तो और कम हो गया है पहले से भी, सो जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो भी और कम होना चालू हो जाएगा. ऑस्मोटिक प्रेशर, नाउ इसके लिए ऑफ कोर्स वी नीड टू टॉक अबाउट द वर्ड ऑस्मोसिस, देन कम्स द वर्ड हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक. ओके, द टर्जिडिटी एंड ऑल दिस, बट दैट विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द की टर्म्स. नाउ सो अभी आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सॉल्यूशन? Ideal solution will be that solution which actually what? Ideal solution will be that solution which maintains or which obeys Raoult's law. What was Raoult's law? याद करो. What was Raoult's law? Raoult's law simply says that the total vapor pressure exerted by the solute in a particular solvent should be equal to the partial pressure of the individual material which is being put in. So now Raoult's ideal solution will be those solutions which will be what? Which will be agreeing to Raoult's law. So जो भी laws या जो भी solution Raoult's law को obey करता है, that will be known as क्या? That will be known as ideal solution. Okay. Now जब भी कभी आप बात कर रहे हो राउल्ट्स लॉ के लिए, सो राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट याद है, पहले तो आपको हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए. सो हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट क्या था अपने पास में, दैट इज पी ए शुड बी इक्वल्स टू क्या, या पी ए शुड बी इक्वल्स टू के एच एक्स ए. पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट शुड बी इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू एक्स ए. यही था. ऑल्सो राउल्ट्स लॉ में क्या था, PA should be equals to what? That is K times of XA, और P डिग्री XA भी बोल सकते हो आप, पार्शियल प्रेशर ऑफ. सो PA should be equals to P डिग्री A into XA. इसको ऐसे लिख देते हैं. सो the vapor pressure of the solvent should be equals to the pure vapor pressure of the solvent into the mole fraction. Now technically यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा है which says Raoult's law is a special case of Henry's law. If you can see दोनों के दोनों laws absolutely same ही लगते हैं. So Raoult's law कुछ भी नहीं है guys, Henry's law का ही extended version है.
So Raoult's law is nothing else but is a special case of what? Henry's law. नेक्स्ट पर आते हैं द वर्ड, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, द वॉलेटाइल एंड द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हाट डू यू मीन बाय वॉलेटाइल एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. ओके, अब नाउ लेट्स सी आइडियल सॉल्यूशन में होगा क्या. आइडियल सॉल्यूशन के अंदर देयर इज गोइंग टू बी ऑफ कोर्स अ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट. सो लेट्स से सपोज कर लो मेरे पास में कुछ सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है, जो प्योर सॉल्यूट था उसका वेपर प्रेशर है, और ये पार्ट कुछ सॉल्वेंट के अंदर कन्वर्ट होने जा रहे हैं. तो दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बी व्हाट, दैट इज पीबी, partial pressure vapor pressure of the solute, and this is PA. ओके, सो टेक्निकली या इसको आप टोटल भी बोल सकते हो. सो मैं इसको केवल P डाल देता हूं, तो यहां पर P should be equals to PA plus PB. नाउ इस जगह पर मैंने सपोज कर लो एक ग्राफ बना दिया विच विल बी 0, एंड इस जगह पर मैक्सिमम वाला पार्ट से आपने कुछ भी दे दिया यहाँ पर. नाउ अंडरस्टैंड, अभी जब रिएक्शन चालू होगी उस टाइम पर आपके पास में केवल क्या होगा, सॉल्यूट, राइट. सो अभी जब भी कभी आप सॉल्यूट लोगे तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कितना होगा, जो भी इतना वाला पार्ट. अब सॉल्वेंट के अंदर जब डाला तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्स होना चालू हो गया, दोनों का इंक्रीज होकर के कुछ यहाँ पर पहुंच गया. बट जैसे जैसे जब ये रिएक्शन चलना चालू होगा तो सॉल्यूट तो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा. जब सॉल्यूट धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा, दैट मीन्स ग्रेजुअली its vapor pressure would ideally, or its concentration or its mole fraction would ideally come down to what, 0. इस जगह पर इसका मतलब है मेरे पास में जो x b वाला पार्ट है वो धीरे धीरे क्या होना चालू हो जाएगा, 0. ऑन द अदर हैंड यही सपोज कर लो यहाँ पर जब मेरी रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो सॉल्वेंट और जो सॉल्यूशन बन रहा था तो सॉल्वेंट वाला पार्ट मेरे पास में था 0. धीरे धीरे ग्रेजुअली ये क्या करना चालू करेगा, ये इंक्रीज करना चालू कर देगा. अब इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट एंड द कॉन्सेंट्रेशन वुड ग्रेजुअली कम डाउन टू 0, while solvent which is now going to convert into solution is gradually going to come into this, and such kind of graph will be known as what, the graph of ideal solution. Very simple. So what you need to do is only see the NCERT book for absolutely right diagram. उन्होंने नीचे की तरफ में आपको दो टर्म्स देके रखी होंगी, so I'll just consult the book because diagrams है. So XA equals to 0, XA equals to 0, यहाँ पर आ जाएगा XA equals to 1, then comes XB should be equals to 1, and XB should be equals to 0. Now understand what do you mean by this. Mole fraction of the solvent was 0 in the starting. देखो ये पूरा का पूरा 0 है, उस टाइम पे केवल सॉल्यूट था. ग्रेजुअली मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट वाज मैक्सिमम. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट कितना था, मैक्सिमम, और उसी के लिए देखो उसका प्रेशर भी मैक्सिमम है. धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है. सो देखो जब भी फाइनली यहाँ पे पहुंच गया तो एक्स भी कितना हो गया, 0, एंड ऑन द अदर हैंड प्योर सॉल्वेंट का कितना हो गया, x इक्वल्स टू 1. दैट्स ऑल. नाउ कम्स द क्वेश्चन, सर ये दोनों के दोनों ग्राफ तो 0 पे आ रहे हैं, समझ में आता है. ये ग्राफ बच्चे, ये ग्राफ तो कभी 0 पे आ ही नहीं सकता, बिकॉज हमेशा या तो सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का तो वेपर प्रेशर रहेगा ही रहेगा आपके पास में. नाउ अंडरस्टैंड अ वेरी वेरी सिंपल पार्ट इज, जब भी कभी जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा है रिलेटिव लोअरिंग इन वीपी, सो प्लीज अंडरस्टैंड जितना भी वेपर्स प्रेशर लगाती थी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होना चालू हो जाएगा जब भी कभी एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपने डाला हुआ है. एंड दैट्स द रीजन व्हाई, अगेन अनदर रीजन, इन द कोल्डर कंट्रीज और इन द यूरोपियन कंट्रीज या जितने भी जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह टाइप वाली जो जगह है जहाँ पे काफ़ी ठंडी पड़ती है, उनमें विंटर्स के अंदर दे पर्पसली पुट क्या, ब्राइन सॉल्यूशन ऑन द रोड. व्हाट इज ब्राइन, 10% NaCl. वो लोग जानबूझ करके रोड पे स्प्रेड करते हुए जाते हैं. व्हाई डू यू थिंक वो लोग रोड पर स्प्रेड कर रहे हैं, वो लोग रोड पर इसलिए स्प्रेड कर रहे हैं बिकॉज दैट्स अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. अब वो जब सॉल्यूशन को रोड पर स्प्रेड करेंगे तो क्या होगा, ऊपर से बर्फ गिर रही है, जब ये बर्फ ऊपर से नीचे गिरेगी तो क्या हो चुका है, वेपर प्रेशर कम हो चुका है. इसका मतलब है जो फ्रीजिंग पॉइंट पहले 0 डिग्री का था, अब बर्फ को लगेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो चुका है, -15, -20.
तो वो ऊपर से तो बर्फ के फॉर्म में आएगा, लेकिन नीचे उसको लगेगा कि वेपर प्रेशर काफी कम है, तो वो मेल्ट हो जाएगा. Got it? In the same way, if somebody asks you that कि आइसक्रीम में what are the major constituents? So trust me, one of the major constituents in an ice cream is salt also. जब भी आप घर पर आइसक्रीम बनाते हो, salt तो लगेगा ही लगेगा. Salt in ice cream. Think about the reason why. Because जब भी आप कंटेनर्स के अंदर लेते हो तो आपने क्या लिया हुआ है? आइसक्रीम. मैं कैंडीज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रीम की बात कर रहा हूँ. द फ्रीजिंग पॉइंट नीड्स टू बी फार मोर लोअर देन 0 डिग्रीज. अब उतना डिग्री टेम्परेचर कहाँ से लेकर के आओगे? फ्रिज रेफ्रिजरेटर के अंदर भी उतना ज़्यादा नहीं होता कहाँ. एंड दैट्स द रीजन वाई आप आउटसाइड कंटेनर में सॉल्ट डालते हो एंड देन क्या डालोगे? आइस क्यूब्स. एंड देन यू विल स्टार्ट शेकिंग इट अप. जैसे ही आपने सॉल्ट डाला तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और क्या हो जाएगा? और कम होना चालू हो जाएगा. इसका मतलब है आउटसाइड कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो ड्रास्टिकली और नीचे चला जाएगा, मतलब 0 से भी नीचे. एंड इसीलिए आइसक्रीम्स जमना चालू हो जाते हैं. इसीलिए आप कभी भी देखो, जब भी आप कभी मार्केट से आइसक्रीम्स खरीदते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट से कॉर्नेटो और क्वालिटी वॉल्स और एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ आइसक्रीम, नॉट कैंडीज. आप जब खरीदते हो और जब वो मेल्ट हो जाती है तो आप उनको इमीडिएटली यदि फ्रिज में भी रखोगे तो वो प्रॉपरली एकदम नहीं जमती. क्यों? बिकॉज फ्रिज का उतना टेम्परेचर ही नहीं जाता. हाँ, आइस के आजू बाजू यदि आपने मान लो कोई बीकर रखा और उसके आजू बाजू में आपने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया एंड फिर आप उसको रख रहे हो, ऑफ कोर्स वो बिल्कुल एकदम पक्का फ्रीज हो जाएगी, बिकॉज इट्स क्रीम, नॉट प्योर वाटर. Okay, so what have we studied till now? So we have studied all of these particular terms, that is vapor pressure, colligative properties, ideal solution, Raoult's law is a special case of Henry's law, graph of the ideal solution, and the volatile and the non-volatile solutes. We have also talked about the word relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure, and so on and so forth. Tomorrow what are we going to study? Tomorrow we are going to study about the word all of these 4 properties, their derivations. We are also going to study the deviation from the ideal solution. We are also going to study what do you mean by all of these 4 properties. So what is want of factor? And then we are going to end up the part. So tomorrow will be the last day for theory, and then comes only the numerical section of this. Thank you guys so much. Have a lovely day ahead. Bye.